हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग जो है लुसेंट का सामान्य ज्ञान में हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे और इसमें भी मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, दिल्ली सल्तनत का जो है अंतिम पेज है, तो इसको समाप्त कर दिया जाए। बाकी सब करा दिया गया है, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। विभाग और बनाने वाला सुल्तान, यानी कि विभाग और बनाने वाला सुल्तान कौन था, इसके बारे में देखेंगे। दीवान मुफ्त खराज जो है, दीवान मुफ्त खराज यानी वित्त विभाग अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। दीवान मुफ्त खराज जो है वित्त विभाग अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। दीवान कोही जो है कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। दीवान कोही कृषि विभाग जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। दीवान अर्ज सैन्य विभाग जो है बलबन ने बनाया था। दीवान अर्ज सैन्य विभाग जो है बलबन ने बनाया था। दीवान बंदगान जो है फिरोज तुगलक ने बनाया था। दीवान बंदगान जो है फिरोज तुगलक ने बनाया था या फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। दीवान खराज जो है फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था और दीवान इस्तेहाक जो है फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। तो इससे सवाल पूछे जाते हैं विभागों से, मिलन में आ जाता है कई बार। तो चलिए हम लोग जो है इसको फिर से कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन के फॉर्मेट में करेंगे 360 डिग्री, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। चलिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, दीवान मुस्तकराज जो आज के समय में वित्त विभाग जो था, तो वित्त विभाग यानी कि दीवान मुस्तखराज यानी वित्त विभाग को बनाने वाला सुल्तान कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी था। याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी। फिर से सवाल है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस विभाग का को बनाया था, तो दीवान मुस्तखराज यानी वित्त विभाग को बनाया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। दीवान कोही यानी कि कृषि विभाग, दीवान कोही यानी कृषि विभाग को किस सुल्तान ने बनाया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने यानी कि MBT ने, शॉर्ट नाम MBT। तो सवाल फिर से है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की थी या बनाया था, तो दीवान कोही यानी कृषि विभाग के। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीवान अर्ज, दीवान अर्ज यानी सैन्य विभाग, दीवान अर्ज यानी कि सैन्य विभाग को बनाने वाला सुल्तान कौन था, तो बलबन था। कौन था, तो बलबन था। सवाल फिर से है कि बलबन के द्वारा किस विभाग या किस विभाग की स्थापना किया गया था, दीवान अर्ज यानी सैन्य विभाग का। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीवान बंदगान, दीवान बंदगान जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, दीवान बंदगान जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। फिर से सवाल है कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किस विभाग को बनाया गया था या किस विभाग की स्थापना किया गया था, तो दीवान बंदगान की। चलिए अगला सवाल, दीवान खैरात, दीवान खैरात जो है किस सुल्तान के द्वारा बनाया गया था, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिर से सवाल है कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किस विभाग की स्थापना किया गया था, तो दीवान खैरात के। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीवान इस्तेहाक, दीवान इस्तेहाक किस सुल्तान के द्वारा बनाया गया था, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिर से सवाल है कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किस विभाग की स्थापना किया गया था, तो दीवान इस्तेहाक की। चलिए आगे बढ़ते हैं। साम्राज्य के विभिन्न भागों में चल रही गतिविधियों की पूर्ण जानकारी के लिए दूतों की नियुक्ति की जाते थे। ये दूत बरीद कहलाते थे, ये दूत जो है बरीद कहलाते थे। तो फिर से एक बार देखते हैं हम लोग। साम्राज्य के विभिन्न भागों में चल रही गतिविधियों की पूर्ण जानकारी के लिए दूतों की नियुक्ति की जाती थी। ये दूत बरीद कहलाते थे, ये दूत जो है बरीद कहलाते थे। तो चलिए हम लोग इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में कर लेते हैं, यानी कि पहले समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन के फॉर्मेट में करेंगे। यानी कि क्या है कि साम्राज्य जो था, यानी कि कोई भी राजा होता था तो उसका साम्राज्य बड़ा होता था, बहुत ही कम होता था, रेयर में के बहुत कम होता था। जैसे कि दिल्ली से पालम तक था, दिल्ली सल्तनत में एक राजा था जिसका शासनकाल था दिल्ली से पालम तक। तो जिसके समय में जो है तैमूरलंग ने आक्रमण किया था, मैं पढ़ा चुका हूँ, प्ले लिस्ट में आप जाकर देख लीजिएगा। तो बहुत ही कम होता था, रेयर में किसी का मतलब छोटा सा शासन होता था। फिर भी जो है ना, उसके शासन छोटा सा ही हो, लेकिन फिर भी विभाग होते थे। ऐसा नहीं है कि बस सारा विभाग एक अकेले राजा ही संभाल रहा है या सारे चीज़ वही कर रहा है। तो साम्राज्य होता था, और साम्राज्य में क्या होता था, विभिन्न भागों में चल रही गतिविधियों की पूर्ण जानकारी के लिए दूतों की नियुक्ति की जाती थी। यानी कि साम्राज्य होता था, साम्राज्य जो है बड़ा होता था। और क्या होता है कि इस समय जो है आप आधुनिक युग में और आधुनिक समय में जो वर्तमान में जो चल रहा है समय, इसमें ही देख लीजिए। जैसे कि एक बिहार है, बिहार का CM क्या है कि बिहार का मान लीजिए कि राजा है, बिहार का राजा है। तो बिहार के बाकी जिलों में क्या क्या हो रहा है, ये सारी सूचना किसके पास पहुंचती है, तो CM के पास होता है। तो गोपालगंज में कोई घटना हुई, चाहे आपका पूर्णिया में हुई, चाहे मुजफ्फरपुर में हुआ, चाहे कहीं भी हुआ, तो सेंटर क्या है, तो पटना है राजधानी। तो वहाँ पर क्या होता है कि सारी सूचनाएं दी जाती है, या किस जिले में क्या क्या करना है, कौन सा विकास करना है, तो ये सारी सूचनाएं दी जाती है। वर्तमान में देख लीजिए
जैसे कि इस देश के बारे में आप देखिए, अभी जो है प्रधानमंत्री हैं, तो देश के किस भाग में क्या हो रहा है, क्या क्या घटनाएं हो रही है, क्या क्या नहीं हो रहा है, चाहे आंतरिक मामला हो, चाहे बाहरी मामला हो, चाहे पाकिस्तान का मामला हो, चाहे चीन का हो, चाहे बांग्लादेश का हो, जो भी हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी घटनाएं हैं, उस सब चीज़ों को जो नॉलेज रखते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे देश की मतलब क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या नहीं है, उस पर नज़र पूरी दुनिया के देशों के हर देश अपना अपना नज़र रखता है। तो आधुनिक युग में वही है। तो उस समय जो साम्राज्य के विभिन्न भाग थे, ठीक है, तो उन भागों में जो है जो भी गतिविधियाँ चल रही थी, ऐसा नहीं है कि जो भी विभिन्न भाग है उसमें कोई गतिविधि नहीं होगी या कोई कार्य नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा तो है नहीं, वो तो होगा ही। तो उसकी पूर्ण जानकारी जो है राजा को होनी चाहिए। इसके लिए जो है उसने दूतों को क्या किया था, नियुक्त किया था दूत, कि दूत जो है उसको जो जानकारी देंगे कि साम्राज्य के किस भाग में किस चीज़ क्या चल रहा है और कौन सा गतिविधि चल रहा है, तो इसके बारे में कौन देगा, तो दूत जो है जानकारी देगा। तो दूतों की नियुक्ति की जाती थी। ये दूत जो है बरीद कहलाते थे, ये जो दूत जो है बरीद कहलाते थे। क्या कहलाते थे, तो बरीद कहलाते थे। समझ लिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में, इसको थोड़ा तोड़ेंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला सवाल, साम्राज्य के विभिन्न भागों में चल रही गतिविधियों की पूर्ण जानकारी के लिए दूतों की यानी दूतों की नियुक्ति की जाती थी। ये दूत क्या कहलाते थे, तो आपका आंसर होगा बरीद कहलाते थे, बरीद। फिर से सवाल है कि साम्राज्य के विभिन्न भागों में चल रही गतिविधियों की पूर्ण जानकारी के लिए किसकी नियुक्ति की जाती थी, तो दूतों की नियुक्ति की जाती थी। सवाल का आंसर है दूतों की नियुक्ति की जाती थी। सवाल फिर से है कि बरीद जो है, बरीद किनको कहा जाता था, तो दूतों को कहा जाता था। दूत जो होते थे उन्हीं को बरीद कहा जाता था। ये क्या करते थे, तो इनका काम था कि साम्राज्य के जितने भी भाग हैं उन भागों में चलने वाली गतिविधियों की पूर्ण जानकारी जो है राजा को दें। यही इनके काम था, किनका, दूतों का काम था, और इनको जो है बरीद कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शासक को सबसे ज्यादा विश्वास पात्र लोग ही मुख्य बरीद के पद पर नियुक्त किए जाते थे। यानी कि शासक के सबसे ज्यादा विश्वास पात्र, यानी कि जो भी राजा है उसका जो सबसे ज्यादा विश्वास पात्र लोग होता था, उसे लगता था कि ये विश्वास पात्र है, ये धोखा नहीं देगा, गद्दारी नहीं करेगा, तो उसी को जो है क्या करता था कि इन पदों पर नियुक्त करता था। ठीक है, अरे गहरे लोगों को नहीं, तो उन पदों पर उन्हीं लोगों को नियुक्त करता था। जैसे कि आज के समय में होता है, सरकार जो है उसी को नियुक्त करती है जो उसका खास होता है, ठीक है, जो उसका विश्वास पात्र होता है। तो यही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। लोक निर्माण विभाग की स्थापना जो है फिरोज तुगलक ने की थी। यह विभिन्न विभाग जो है, यह विभाग नहरों तथा सार्वजनिक भवनों का निर्माण करता था। यह विभाग जो है नहरों तथा सार्वजनिक भवनों का निर्माण करता था। तो सवाल यहाँ पर कर लेते हैं ऊपर, लोक विभाग की स्थापना किसने किया था, तब पहले सवाल का आंसर होगा फिरोज तुगलक ने किया था। सवाल फिर से है कि फिरोज तुगलक ने किस विभाग का निर्माण किया था, तो लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया था। फिर से सवाल है कि यह जो है लोक विभाग किनका निर्माण करता था, तो यह जो है विभाग नहरों और सार्वजनिक भवनों का निर्माण करता था। यह विभाग किसका निर्माण करता था, तो यह विभाग जो है नहरों तथा सार्वजनिक भवनों का क्या करता था, तो निर्माण करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था। सल्तनत जो है, सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे एकता या सूबा कहा जाता था। सल्तनत जो है अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे एकता या सूबा कहा जाता था। यानी कि सल्तनत जो है बहुत सारे प्रांतों में बटा होता था, तो जिसे एकता या सूबा कहा जाता था। तो सवाल है कि सल्तनत किन में बटा था, तो प्रांतों में बटा था। इनको क्या कहा जाता था, तो एकता या सूबा कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ का शासन नायब या वली या मुफ्ती द्वारा होता था। यहाँ का शासन जो है नायब, यहाँ का शासन जो है नायब, वली या मुफ्ती द्वारा होता था। तो कहाँ का शासन जो है नायब, वली या मुफ्ती द्वारा होता था, तो प्रांतों का, जिसे जो एकता या सूबा कहा जाता था। इन्हीं प्रांतों का शासन जो है नायब, वली या मुफ्ती के द्वारा होता था। यानी कि यहाँ जो है प्रांतों में जो भी प्रांतों को एकता या सूबा कहा जाता है। यानी कि सल्तनत है, जब सल्तनत है, जैसे कि ये सल्तनत हो गया, तो ये पार्ट हो गया आपका, ये पार्ट हो गया, ऐसे पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, ऐसे ऐसे पार्ट पूरा हो गया। तो क्या होता था कि सल्तनत अनेक प्रांतों में बट गया, मान ली बांट गया, और प्रत्येक प्रांत में कोई ना कोई तो व्यक्ति होगा ही, ठीक है। तो वो व्यक्ति जो था उसको क्या कहा जाता था, एकता या सूबा कहा जाता था। एकता या सूबा कहा जाता था प्रत्येक प्रांत का।
जैसे भी प्रांत है, यहाँ पर प्रांत हुआ, तो इसको इसमें जो लोग मतलब होते थे, तो जो राजा के स्थान पर मतलब राजा के द्वारा इनका काम था वहाँ पर शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखना। जैसे कि आज के समय में मुख्यमंत्री है, और हर जिले में क्या है, तो क्या होते हैं कि आपके डीएम होते हैं, ठीक है, उसके बाद एसपी डीएसपी ये सब विभाग वाले होते हैं। तो उसी तरह से प्रत्येक प्रांत में जो क्या होता था, प्रांत होता था, सल्तनत बटा हुआ था, और इसी को इक्ता या सूबा कहा जाता था। और यहाँ पर जो शासन करते थे, जैसे आज डीएम होते हैं यहाँ पर शासन कर जिले में, तो यहाँ पर शासन करने वाले नायब वली या मुफ्ती द्वारा होता था यहाँ का शासन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इक्ताओं को सिको जिलों में विभाजित किया गया था। इक्ताओं को जो सिको यानी कि जिलों में विभाजित किया गया था। तो उसमें जो इक्ता जो भी इक्ता होता था उसको सिको यानी जिलों में क्या किया गया था, विभाजित किया गया था। जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था, जो एक सैनिक अधिकारी था। जहाँ का प्रमुख अधिकारी कौन होता था, तो सिकदार होता था। सिकदार सिकदार होता था जो एक सैनिक अधिकारी था। अब देखिए ये जो है, पहले पहले यहाँ पर सुनते जाइए। ये आपका सल्तनत हो गया पूरा बड़ा, और ये आपका अनेक प्रांतों में बट गया सल्तनत। अलग अलग प्रांत में बट गया, ठीक है। तो ये बट गया, तो ये सब एक नंबर प्रांत यहाँ पर लिखते जाइए ताकि आपको जो समझ में आ जाए। मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक नंबर प्रांत, दो नंबर प्रांत, तीन नंबर प्रांत, चार नंबर प्रांत, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे मान लीजिए कि ये प्रांतों में बट गया, ठीक है। तो इन प्रांतों को क्या कहा जाता था, इक्ता या सूबा कहा जाता था, ठीक है। इन प्रांतों को क्या कहा गया, इक्ता या सूबा कहा जाता था। यानी कि ये पहला नंबर सूबा हो गया, ये दूसरा नंबर इक्ता हो गया या सूबा हो गया, या तीसरा नंबर इक्ता या सूबा हो गया। यानी प्रांत है और प्रांत को इक्ता या सूबा कहा जाता था। इसको याद रखिए, प्रांत को इक्ता या सूबा कहा जाता था। और यहाँ पर जो शासन करते थे प्रांतों या इक्ताओं में, इनको नायब या वली या मुफ्ती द्वारा होता था। यानी कि इनको नायब या वली या मुफ्ती कहते थे। इन्हीं के द्वारा जो है इन प्रांतों या इक्ताओं में या सूबों में क्या होता था, ये जैसे क्या होता था कि इक्ताओं या सूबों में क्या होता था, शासन मतलब ये करते थे, सल्तनत मतलब राजा इनको नियुक्त किया था। और इन्हीं प्रांतों को जो है क्या किया जाता है, जैसे ये अलग 3 नंबर प्रांत है, 3 नंबर, तो इस प्रांतों को यहाँ पर बोल रहा है कि सिक्को या जिलों में विभाजित किया था। अब इस प्रांत को जो जिलों में विभाजित किया, छोटे छोटे जिले में, ठीक है। ये 3 जिले में बच गया। ये प्रांत जो है, ये इक्ता या सूबा जो है आपका, ये तीन तीन जिले में बट गया, 3 पार्ट में आपका यहाँ पर देखिए बट गया। एक वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और बीच में ये 3 पार्ट में ये बट गया। यानी कि ये जो प्रांत है या इक्ता या सूबा है, जो क्या हुआ कि जिलों में विभाजित हो गया, यानी 3 जिले में विभाजित हो गया। यानी कि तो इसलिए यहाँ पर बोला है कि इक्ताओं को सिको या जिलों में विभाजित किया गया था। तो इक्ताओं को ये जो इक्ता है ये या सूबा है, इसको सिको या जिलों में विभाजित किया गया था। जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था। यानी कि हर जिले का प्रमुख अधिकारी कौन होता था, तो सिकदार होता था, जो एक सैनिक अधिकारी था। जो एक क्या था, तो सैनिक अधिकारी था। समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजस्व कर व्यवस्था, राजस्व कर व्यवस्था, उस्र यानी कि मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। राजस्व कर व्यवस्था यानी कि उस्र हो गया, मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। खराज जो है गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। खराज जो है गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। जक़ात जो है मुसलमानों पर धार्मिक कर, संपत्ति का 40वां हिस्सा। जक़ात जो है मुसलमानों पर धार्मिक कर, संपत्ति का 40वां हिस्सा। जजिया जो है गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर। जजिया जो है गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर। नोट यानी कि खम्स, नोट यानी खम्स, यह लूटे हुए धन, खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था, जिस पर सुल्तान का अधिकार था। जिस पर जो है सुल्तान का अधिकार था। इसको जो है फिर से हम देख लेते हैं ऊपर से ध्यान से, क्योंकि जरूरी है, इससे सवाल पूछे जाते हैं। उस्र जो है उस मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि करता है। यानी कि उस्र जो लिया जाता था, राजस्व कर व्यवस्था जो है, राजस्व कर व्यवस्था यानी कि जो कर व्यवस्था थी राजस्व की वो जो है थी, पहला जो है उस्र यानी कि मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। यानी ये जो भूमि कर था ये उस्र मुसलमानों से लिया जाता था। खराज जो है गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, यानी कि मुसलमानों को छोड़कर बाकी जो भी मतलब थे उनसे जो है उनसे खराज लिया जाता था। जक़ात जो है मुसलमानों पर धार्मिक कर, यानी जक़ात जो है मुसलमानों पर धार्मिक कर, संपत्ति का 40वां हिस्सा लिया जाता था। जजिया जो है गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर था। जजिया जो है गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर था। नोट देखते हैं। खम्स, खम्स जो है यह लूटे हुए धान,
खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजाने से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था, जिस पर सुल्तान का अधिकार था। यानी कि लूटा हुआ धन हो, चाहे खानों हो अथवा भूमि में गड़ा हुआ कोई खजाना हो, तो वो जो प्राप्त होता था, तो उस संपत्ति का 1/5 भाग पर ही सुल्तान का अधिकार था, सिर्फ 1/5 भाग पर ही। आगे बढ़िए, तथा शेष 4/5 भाग उसको सैनिकों अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। यानी कि बाकी जो आपका जो होता था मतलब संपत्ति, उस पर जो है 4/5 भाग पर उसका सैनिक, जो भी उसके सैनिक होता था सुल्तान के, उसके तक खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति, यानी कि जो भी खजाने को प्राप्त किया है उस व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिए रखा। यानी कि सिर्फ फिरोज तुगलक जो था ऐसा करता था, बाकी जितने भी फिरोज तुगलक ही ऐसा करता था, बाकी जितने भी सुल्तान थे वो क्या किए थे, 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिए रखते थे। बाकी 1/5 हिस्सा जिसको मिला था या तो सैनिकों को मिलता था या जिसको खजाना मिला उस व्यक्ति को मिलता था। ठीक है, लेकिन फिरोज तुगलक क्या करता था, 1/5 भाग ही लेता था, बाकी 4/5 भाग जो है वो सैनिकों को दे देता था या जो खजाने जिस व्यक्ति को प्राप्त हुआ उसको दे देता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने में से कोई हिस्सा नहीं लिया, और सुल्तान जो है सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया। फिरोज तुगलक जो है 1/5 भाग लेता था, और सुल्तान सिकंदर कुछ भी नहीं लेता था, यानी क्रॉस हो गया तो कुछ भी नहीं लेता था। और बाकी जो आपके सुल्तान थे वो 4/5 भाग लेते थे, 4/5 भाग। ठीक है, तो जो है सुल्तान सिकंदर लोदी तो लेता ही नहीं था, समझो कि खत्म, ये लेता ही नहीं था, तुम्हारा है तुम जानो। और ये फिरोज तुगलक 1/5 भाग लेता था, यानी कि जैसे 100 भाग है ना, 100 रुपया है तो उसमें से 20 रुपया लिए, बाकी आप अपना ले जाओ। ठीक है, अपना ले जाओ। और बाकी लोग जो है 100 रुपये में से आपको 75 रुपया ले लेते थे और 25 रुपया दे देते थे, या 80 रुपये ले देते थे, और ऐसे समझिए कि 80 रुपये ले लेते थे और बाकी 20 रुपये जो उसको दे देते थे। यानी कि जिसको मिला है उसको कम मिलता था और जिसको नहीं मिला है उसको ज़्यादा मिलता था। यानी कि राजा अपने पास ज़्यादा रखता था और जिसको मिला है उसको कम देता था, या सैनिकों को भी कम देता था। लेकिन फिरोज तुगलक जो है सैनिकों को भी ज़्यादा देता था, या जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को खजाना मिला उसको भी ज़्यादा देता था, अपने कम हिस्सा लेता था, क्योंकि जानता था कि मेरा ही नहीं, जितना मिल गया उतना ही काफ़ी है। नहीं होता है कि हाथी के दांत जो है ना, जैसे फ्री के बैल, कहावत है कि फ्री के बैल का दांत नहीं देखा जाता है। अगर मान लीजिए फ्री में कोई वस्तु मिल रही है ना, तो उस पर ज़्यादा लालच नहीं किया जाता है, समझ गए, जितना मिल गया उतना ले लिए। नहीं तो फ्री में मिल रहा है, आप सोच रहे कि पूरा का पूरा रख ले, तो कई बार जो है ना बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाता है। तो यही चीज़ है, तो चलिए याद रखिएगा इसको। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिक्कों को परगनों में विभाजित किया गया था। सिक्कों को परगनों में विभाजित किया गया था, यानी कि जिलों को, यानी कि क्या किया था कि प्रत्येक सूबा को जो है सिक्कों में विभाजित किया था, और प्रत्येक सिक्कों को क्या बोला जाता था, जिला बोला जाता था, जिला। तो जो भी सूबा था उस सूबे को जिला में विभाजित किया गया था। यानी कि मान लीजिए एक जिला उसमें एक सूबा है उसमें 3 जिले हो गए ऐसे, तो सूबा को जिला में विभाजित किया गया था। और इसी को जो है सिकदार, यानी कि वहाँ पर जो, यानी कि जिला को क्या बोला जाता है, सिक्को बोला जाता है, सिक्को। जिला को उसमें क्या बोला जाता है, सिक्को बोला जाता है। ठीक है, आज समय हम लोग जिला बोलते हैं, उस समय सिक्को बोलते थे। और सिक्को पर जो भी शासन करते हैं उनको सिकदार बोला जाता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहीं पर बोल रहा है कि सिक्कों को परगनों में विभाजित किया था, यानी कि अब इसको भी छोटा कर दिया था। सिक्का जो है अब परगना में विभाजित हो गया था। आमिल परगने का मुख्य अधिकारी था, और जो आमिल जो है, अब मान लीजिए जिला जो है परगना में विभाजित हो गया, और परगना में शासन करने वाला मुख्य अधिकारी कौन था, तो आमिल था। तो सवाल यहाँ पर देखिए क्या है, आमिल जो है परगने का मुख्य अधिकारी था, और मुशरिफ जो है लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी था। यानी कि मुशरिफ जो है लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी था। जैसे आज के समय में देखिए जिला हो गया, जिला में डीएम हो गया, डीएम के नीचे जो भी है ब्लॉक में जो भी अधिकारी होते हैं ब्लॉक में वो हो गए। तो इस तरह से चीज़ें चलती है। तो उसी तरह से जो है जिला को मतलब और भी छोटा कर दिया गया, यानी कि परगना में विभाजित किया गया। और परगना का मुख्य अधिकारी कौन था, तो आपका आमिल था। कौन, आमिल था। ठीक है, तो आमिल जो है परगने का मुख्य अधिकारी था, और मुशरिफ जो है लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी था। और मुशरिफ जो है उस परगने में लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी था। यानी कि परगना हो गया और उस परगने में मतलब कितना लगान लगेगा इसको निर्धारित कौन करता था, तो मुशरिफ करता था। मुशरिफ, याद रखिएगा, मुशरिफ करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख अमीर या सदा नामक अधिकारी करता था। एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख अमीर या
सदा नामक अधिकारी करता था। यानी कि एक शहर हो गया या 100 गांव की शासन की देखरेख अमीर सदा, यानी कि या तो एक शहर हो गया आपका वो, या 100 गांव हो गया, तो उसकी जो शासन जो है कि देखरेख अमीर सदा नामक अधिकारी करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सवाल है कि एक शहर या 100 गांव के शासन की देखरेख कौन करता था? तो अमीर सदा नामक अधिकारी करता था। सवाल है कि परगनों सिखों को किसमें विभाजित किया गया था? ऊपर वाला सवाल छूट गया था। सिखों को किसमें विभाजित किया गया था? तो परगना में विभाजित किया गया था। सिखों को जो है परगना में विभाजित किया गया था। और परगना के मुख्य अधिकारी कौन था? तो आमिर था, आमिर था। और परगना में लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी कौन था? तो मुशरिफ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, यानी कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी? तो ग्राम थी, आज भी है। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या? तो ग्राम होता था। ग्राम में सबसे अधिक प्रभावशाली लोग खुद यानी छोटे जमींदार तथा मुकदम यानी मुखिया होते थे। ग्राम का एक पटवारी होता था, यानी कि एक पटवारी होता था। पटवारी जो है, पटवारी वाला एग्जाम जो यूपी में साइड में ज़्यादा होता है, पटवारी का एग्जाम। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन होती थी? तो आपकी होती थी ग्राम होते थे, गांव। तो सवाल है कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी? तो ग्राम थी। ग्राम में सबसे अधिक प्रभावशाली लोग कौन होते थे? तो खुद यानी कि छोटे जमींदार, यानी छोटे जमींदार को खुद कहा जाता था, खुद। तो छोटे जमींदार जो है खुद कहे जाते थे, और ये गांव में सबसे अधिक प्रभावशाली लोग थे। और मुकदम जो है मुखिया होते थे, मुखिया। आज के समय जो है जिसे हम मुखिया कहते हैं, उसमें मुकदम कहा जाता था, मुकदम। तो ये होते थे। गांव का एक पटवारी होता था, गांव का एक पटवारी होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुल्तान की स्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया था। सुल्तान की स्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया था। तो सवाल है कि सुल्तान की स्थायी सेना को क्या नाम दिया गया था? तो खास खेल नाम दिया गया था। सवाल है कि स्थायी जो सेना थी उसको क्या नाम दिया गया था? तो आपका खास खेल। खास खेल किसका नाम दिया गया था? तो सुल्तान की स्थायी सेना को। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। यानी मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को जो है सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। यानी कि मंगोल जो सेना थी, मंगोल सेना, तो जिसमें चंगेज खां मंगोल कराने वाला था, तो मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली जो थी उसी को जो है सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का क्या बनाया गया था? आधार बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक तथा अर्राद कहा जाता था। सल्तनत काल में जो है आपका बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक और अर्राद कहा जाता था। और इससे सवाल बनाया गया था, आपका बीपीएससी में पूछा गया था, शायद 69वीं या 68वीं या 70वीं या 71वीं, ऐसा ही कुछ होगा। आपका 68वीं से लेकर 71वीं जो बीपीएससी का एग्जाम पूछा गया है उसमें सवाल पूछा गया था कि आपका, उसमें बाबर भी था कि बाबर ने मतलब बाबर के समय ऐसा ही कुछ सवाल था कि मतलब उसमें था कि आपका वो ये गोला फेंकने वाला बारूद के बारे में था कि बाबर जब आया तो क्या वो गोला मतलब भारत में थी या नहीं थी, ऐसा कुछ सवाल था। और कुछ सवाल था, इस तरह के सवाल थे। तो उसमें जो है आपका जो है बाबर के आने के पहले ही भारत में गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक तथा अर्राद कहा जाता है। यानी कि बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन भारत में आ चुका था, भारत में। इस तरह का सवाल था, मतलब 3 ऑप्शन थे, ठीक है। तो उसमें करना था कि कौन कौन सही है। यानी कि बाबर के जब आया तब आया, उसके बाद से बाबर के पहले से जो था उसको। तो इस तरह से कुछ सवाल था, ठीक है। तो सवाल को जो है देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको मिल जाएगा इस तरह सवाल। तो याद रखिएगा, सल्तनत काल में ही जो है बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक तथा अर्राद कहा जाता था, मंगलिक तथा अर्राद। तो यहाँ पर सवाल है, इससे सवाल बन सकता है कि सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को क्या कहा जाता था? तो मंगलिक तथा अर्राद कहा जाता था, ठीक है। फिर से सवाल है कि मंगलिक तथा अर्राद सल्तनत काल में मतलब किसको बोला जाता? तो बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को, ठीक है। दोनों तरफ से मैंने सवाल कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त कर किया था। अलाउद्दीन खिलजी जो है एकता प्रथा को जो है समाप्त किया था। तो सवाल है कि किसने जो एकता प्रथा को समाप्त किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। एकता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने की थी। और एकता प्रथा की दोबारा जो शुरुआत कौन करता है? तो फिरोज तुगलक ने की थी। तो ये सवाल है कि दोनों को जोड़िएगा। एक तरफ सवाल है कि एकता प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दूसरी तरफ जो है फिर से यानी कि दोबारा से जो है
एकता प्रथा को किसने शुरुआत की थी? तो फिरोज तुगलक ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सल्तनत काल में सबसे अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब और रूस से मंगाए जाते थे। सल्तनत काल में जो है अच्छी नस्ल के घोड़े जो है तुर्की से, अरब से और रूस से मंगाए जाते थे। किससे? तो तुर्की से, अरब से और रूस से मंगाए जाते थे। तो सवाल है कि सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े कहाँ से मंगाए जाते थे? तुर्की से, अरब से और रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाया जाता था। हाथी जो है मुख्यतः बंगाल से मनाए जाते थे, बंगाल से मंगाए जाते थे। तो सवाल है कि सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े कहाँ से मंगाए जाते थे? तुर्की, अरब और रूस से मंगाए जाते थे। सवाल फिर से है कि तुर्की, अरब और रूस से किस समय में क्या मंगाए जाते थे? तो सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े मंगाए जाते थे। हाथी कहाँ से मंगाए जाते थे? तो बंगाल से। किस काल में? तब सल्तनत काल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सल्तनत कालीन कानून जो है शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। यानी कि सल्तनत कालीन जो है कानून जो है शरीयत, कानून, कुरान और हदीस, कुरान हो गया, हदीस हो गया और शरीयत के अनुसार जो है उस समय के कानून आधारित था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो छूटा है उसको देखते हैं हम लोग। 10 अश्वरोही बराबर एक सर एक खेल। 10 अश्वरोही बराबर एक जो है सर एक खेल। 10 सर एक खेल बराबर एक सिपह सलार। 10 सर एक खेल बराबर एक सिपह सलार होता था। 10 सिपह सलार बराबर एक अमीर होता था। 10 सिपह सलार मिलकर एक अमीर होता था। 10 अमीर बराबर एक मलिक होता था। 10 अमीर मिलेंगे तो एक मलिक होता था। और 10 मलिक मिलकर एक खान होता था। 10 मलिक मिलकर एक खान होता था सल्तनत काल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थान प्रसिद्धि के कारण, स्थान है और प्रसिद्धि के कारण। सरस्वती, सरस्वती जो है अच्छी किस्म के चावल के लिए, यानी कि सरस्वती जो प्रसिद्ध थी अच्छी किस्म के चावल के लिए प्रसिद्ध थी। अनहिलवाड़ा जो है, अनहिलवाड़ा व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में, अनहिलवाड़ा जो है व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में। सतगांव जो है रेशमी रजाइयों के लिए, सतगांव जो है रेशमी रजाइयों के लिए। आगरा जो है नील उत्पादन के लिए, आगरा जो है नील उत्पादन के लिए। बनारस जो है सोने चांदी और जड़ी काम के लिए, बनारस जो है सोने चांदी और जड़ी के काम के लिए। तो इसको याद रखिएगा। चलिए ऊपर से नहीं छूटा है, इसको फिर से देख लेते हैं जो फेमस है उसको। स्थान और प्रसिद्धि के कारण। सरस्वती जो है अच्छी किस्म के चावल के लिए फेमस था। अनहिलवाड़ा जो है व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में फेमस था। सतगांव जो है रेशमी रजाइयों के लिए फेमस था, यानी कि आगरा जो है नील उत्पादन के लिए। बनारस जो है सोने चांदी और जड़ी के काम के लिए। यानी कि सल्तनत काल में अगर होते हैं उस समय तो सोने चांदी और जड़ी के काम के लिए कहाँ जाते हैं? तो बनारस जाते हैं। नील उत्पादन के लिए कहाँ जाते हैं? तो आगरा जाते हैं। सतगांव से क्या कर लाते हैं? तो रेशमी रजाई लाते हैं ताकि ठंडी में बच सके। अनहिलवाड़ा से क्या करते हैं? तो व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध था, वहाँ पर व्यापार बहुत ज़्यादा होता था। सरस्वती जो है चावल का अच्छी किस्म चाहिए था उस समय सल्तनत काल में, तो आप कहाँ जाते हैं? तो सरस्वती जाते हैं। चलिए इसी के साथ से ये फिर समाप्त है। अगला पेज देखते हैं हम लोग। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत हैं। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे। कुरान, हदीस, इजमा और कयास। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे। कानून, कुरान, हदीस, इजमा और कयास था। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। सुल्तान जो है सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया है। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को क्या कहा गया? तो मुक्ताई कहा गया है। भूमि की नाप जोख करने के लिए के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत जो अलाउद्दीन ने की थी। इसकी शुरुआत जो अलाउद्दीन ने की। यहाँ पर क्वेश्चन करते जाइए कि भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण कौन कहता था? निर्धारण क्या कहलाता था? तो मसाहत कहलाता था। मसाहत कहलाता था। मसाहत। इसकी शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने की। यानी कि भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल का आधार पर जो है लगान का निर्धारण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। यानी कि पूर्णतः जो है केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। जैसे मिल्क, इनाम और वक्फ की जो भूमि थी अलाउद्दीन खिलजी ने छीन ली थी और उसको जो है खालसा भूमि में तब्दील कर दिया था, यानी कि राज्य के अधीन हो गया था वो सारी भूमि। तो वही यहाँ पर बात कर रहा है। अलाउद्दीन दान में दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे कि सैनिकों को दिया जाता दान, या जो पुरोहित होते थे उनको दिया जाता था। उन भूमि को क्या किया था कि इसने छीन लिया और छीन कर क्या किया कि खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया।
सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था चांदी के टंके और तांबे के दिरहम पर आधारित था। सल्तनत कालीन मुद्रा जो है व्यवस्था, सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था जो है चांदी के टंके और तांबे के दिरहम पर आधारित थी। देवल जो है सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। देवल जो है सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में क्या था, तो प्रसिद्ध था। चलिए इसी के हिसाब से है आपका दिल्ली सल्तनत जो है आपका क्या हुआ, तो खत्म हो गया। दिल्ली सल्तनत आपका समाप्त हो गया। अब पढ़ेंगे आगे जो भी चैप्टर होगा उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपने दोस्त को जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता परिवार समाज अपने देश का ख्याल रखिए। अपने माता पिता परिवार अपने समाज से प्यार कीजिए। लाइफ में सक्सेसफुल बनिए, लाइफ में आगे बढ़िए और ऊंचाइयों को प्राप्त कीजिए। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।